आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त दोपहर के 1 बजे का है, यानी वक्त है दोपहर का दंगल का। कांग्रेस ने कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें शामिल कुछ बिंदुओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने देशद्रोह कानून की समीक्षा करने की बात कही है। इसके साथ ही मानहानि कानून में बदलाव का वादा भी किया गया है। इसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस वोट बैंक की सियासत कर रही है? क्या देशद्रोह की धाराओं में बदलाव से राष्ट्र विरोधी तत्वों को बल मिलेगा? इसके साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मानहानि कानून को खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए दोपहर का दंगल में हम पूछ रहे हैं सवाल कि वोट के लिए देशद्रोह पर राजनीति हो रही है क्या? क्या देश को मानहानि कानून की जरूरत नहीं है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रोहित चहल, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रितेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ हैं। रितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप मेहमानों के पास आऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शुरुआत में 1-1 मिनट का वक्त हम देते हैं अपने तमाम मेहमानों को, ताकि वो अपनी बात शुरुआत के 1 मिनट में रख सके, कोई उन्हें रोक टोक ना सके। आप लोगों के पास आने से पहले मैं निर्मला सीतारमण का वो बयान सुना देना चाहता हूं अपने दर्शकों को और आप लोगों को भी, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साध रही है, सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के इस विषयों में से ये जरूर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही और अलगाववादी को फेवर करने के लिए इन एस्पेक्ट्स को उनके मैनिफेस्टो में डाले हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूं, ये कांग्रेस मैनिफेस्टो जो अलगाववादी और देशद्रोही के समर्थन में आए हैं, समर्थन आई एम यूजिंग इन अ जनरल सेंस, इनडायरेक्टली अपरोक्ष टेररिस्ट को ही ये उपयोग में आएगा इस मैनिफेस्टो। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र जी, क्योंकि सवाल आप लोगों से ही है इसलिए आपके पास ही आता हूं। क्या देशद्रोह कानून की जरूरत देश को नहीं है? देखिए विद्यानाथ जी, सच्चाई यह है कि राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह में हमेशा अगर जो आदमी नहीं फर्क कर सकता है तो निश्चित तौर पर उसके दिमाग पर हम लोग क्या कहें, हम लोग राजद्रोह की बात जो है उसको डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रद्रोही तो कोई आदमी इस देश में रह भी नहीं सकता, आप बात समझिए। दूसरी बात, जो अफसा की बात की है इन्होंने, तो मैं याद दिला देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि जो बात हमने कही है वही इन्होंने जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, उस सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बाकायदा इन्होंने अफसा को सही तरीके से लागू करने की और उसको अलग करने की बात की थी। इन्होंने ही अरुणाचल में हटाया, इन्होंने ही मेघालय में हटाया, इन्होंने ही मणिपुर में हटाया। तो अब ये लोग जब हटाते हैं तो ये लोग तो हो गए देशभक्त और हम लोग हो गए देशद्रोही। अब ये जिस तरीके के दो बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, जब राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह की बात आई तो बीजेपी की सरकार में पिछले 5 सालों में 1,500 मुकदमे इन्होंने लगाए और जिसमें से मात्र 3 लोगों को सजा हुई। तो आज की डेट में राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह को अंतर अगर आप नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम 1 मिनट का वक्त आपका खत्म हो गया सुरेंद्र जी, वापस आपके पास आऊंगा, फिर आप बोलिएगा। रोहित, आप जो डिफरेंस सुरेंद्र जी बता रहे हैं, क्या आपकी पार्टी नहीं समझ पा रही है या फिर देशद्रोह के नाम पर आप लोग भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी, जो मैं सुन रहा था, देखिए मुझे लगता है जो कांग्रेस का हाथ है वो आज अलगाववादियों के साथ भी है, आतंकवादियों के साथ भी है और नक्सलवादियों के साथ भी है। कांग्रेस वोट बैंक की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। आज मैनिफेस्टो देखा जाए तो ये मैनिफेस्टो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का मैनिफेस्टो है, बिल्कुल उसी की तरह प्रतीत होता है। जिस तरीके से देशद्रोहियों के ऊपर जो मुकदमे लगते हैं, उसी समय आप देखिए जब देशद्रोह के मुकदमे, जब टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर कार्रवाई होती है तो कपिल सिब्बल जी, आपको याद होगा, कपिल सिब्बल जी तुरंत उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। कपिल सिब्बल जी को आता था जनवरी 16 तारीख 2019 को कि देशद्रोह का हम बिल्कुल कानून खत्म कर देंगे। जिस तरीके से अफसा जो आर्म्स फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको खत्म करने की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं, इनको आतंकवादी भी ह्यूमन राइट्स दिखते हैं, लेकिन इन लोगों को आर्मी वालों के ह्यूमन राइट्स नहीं दिखते। जिस तरीके से आर्मी वालों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके परिवार वालों के ह्यूमन राइट्स नहीं दिखते। ये कह रहे हैं कि आर्मी को वहां से हटा देंगे, कम कर देंगे जम्मू कश्मीर से। देखिए जिस तरीके से लगातार देश के अंदर देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है, और इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री की साजिश, हत्या की साजिश रखने वाले नक्सली और
माओवादी हैं उनके ऊपर से देशद्रोह। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया रोहित, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। अब जरा आप दोनों लोग जो बात कह रहे हैं, जिस बात पर राजनीति हो रही है, जिस मुद्दे पर राजनीति हो रही है देशद्रोह के, उसको हम समझ लेते हैं। रितेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। रितेंद्र, जरा यह समझाइए आप कि राजद्रोह और देशद्रोह जिसमें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत फर्क है, वो क्या है? और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जिस बात का जिक्र है, जिस मुद्दे का जिक्र है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले से अलग है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो ये पॉलिटिकल स्टंट है, चाहे वो ये राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे ये मीडिया वाले हो, कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसे शब्द ही नहीं है, पहली बात। और जो हमारी आईपीसी की धारा 124 ये बनी हुई है, तो उसमें जो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा है वो राष्ट्रद्रोह की और राजद्रोह की दोनों की अलग अलग है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत अमेंडमेंट हुए। 1860 में अमेंडमेंट हुआ, 1870 में अमेंडमेंट हुआ। और एक इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूंगी मैं कि लोकमान्य तिलक जब आंदोलन को ऐसे सक्रिय कर रहे थे, तो 1897 में भी ये एक्ट में, इस एक्ट में उनको जो बना हुआ था, उस पर उनको इसलिए सजा नहीं मिल पाई क्योंकि वो परिभाषित नहीं हो रही थी। तो उसमें फिर अमेंडमेंट, आईपीसी की धारा में फिर अमेंडमेंट किया गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पॉलिटिकल स्टंट हैं, ये कानून से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो सुरक्षा के लिए हमारी खत्म हो गया, वापस मैं आपके पास आऊंगा ताकि एक बार फिर से आप समझा पाएं कि ये जिस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, कांग्रेस ने जिसे अपने मैनिफेस्टो में डाला है, उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से सही कौन है? लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसा लग रहा है कि नेहरू जी के टाइम से लेकर अब तक जो गलती होती आ रही थी उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, सच्चाई यह है कि निश्चित तौर पर तमाम कुछ ऐसे कानून हैं जो इस वक्त के लिए अप्रभावी हैं और वर्तमान चीजों के लिए अप्रभावी हैं। खाली नेहरू जी के ही समय से नहीं, निश्चित तौर पर नेहरू जी से पहले भी जो अंग्रेजों के कुछ काले कानून हैं, पिछली बार भी हमने ठीक किए थे, जिसमें एक लैंड एक्विजिशन बिल था। और लैंड एक्विजिशन बिल को हमने सही 1894 का कानून था, जिसकी वह धारा 4 में हम किसी भी किसान की जमीन ले लेते थे, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, और उसको सरकारी रेट पे दे देते थे। किसान बेचारा मर जाता था, सड़क के किनारे की जमीन दे करके वो बेचारा भिखारी हो जाता था। वो राहुल गांधी जी ने उसे ठीक किया, उसको बड़ा विरोध हुआ। और जब भाजपा की सरकार आई श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अडानी और अंबानी के साथ में, तो उन्होंने इस पर 5 काले कानून लगाने की बात की अंग्रेजों की तरीके से, हमने वो भी नहीं लगने दिए। तो उसी प्रकार से जितने इस तरीके के खराब कानून हैं उसको चेंज करने की बात होनी चाहिए। और रही बात अफसा की, मैं आपको बता दूं, तो रोहित चहल जी जवाब देना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे अगर रोहित चहल जी, तो जवाब दे दें। अरुणाचल में ये हटाते हैं आपसा, मेघालय में हटाते हैं, मणिपुर में हटाते हैं, एनएससीएन से जब समझौता करते हैं तो कहते हैं आपसा नहीं लगाएंगे, और पीडीपी से जब समझौता करते हैं तब कहते हैं आपसा कानून को हम पुनरीक्षित करेंगे। तब ये देशभक्त, और हम अगर इस बात को, यही बीजेपी वाली बात को कहते हैं हम देशद्रोही कैसे? या तो ये भी देशद्रोही हो और कहें कि पिछले 5 सालों में हमने राष्ट्रद्रोह किया है, हमने देशद्रोह किया, हम मान लेंगे। राजनीतिक तौर पर अगर आरोप, अगर राजनीति के लिए आरोप देशद्रोह का लगा दिया जाता है, तो आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा है कि इसको हटा ही दो, रिमूव कर दो। रोहित चहल जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत जो सवाल उठा रहे हैं उसका। नहीं, देखिए, ये सुरेंद्र राजपूत जी ये चाहते हैं कि जो इनके आतंकवादी, जिनके जो आकाश जो पाकिस्तान में बैठे हुए, उनके जो आते हैं यहाँ पर आतंकवादी, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। किस तरीके से ह्यूमन राइट आतंकवादियों का होगा? अगर आर्मी वाला कोई कार्रवाई करने जाएगा कश्मीर के अंदर, तो उसको किस तरीके से वहां पर अगर वो सोचेगा कि भैया मैं मारूंगा तो कल को मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, तो एक तरीके से हाथ बांधने का काम ये लोग चाहते हैं कि अलगाववादियों के दबाव में आकर, आतंकवादियों के दबाव में आकर ये चाहते हैं हमारी सेना जो है उसको सफर करना पड़े। ये चाहते हैं कश्मीर से सेना कम कर दी जाए। इतना ही नहीं, जो नागरिक संशोधन विधेयक है उसको वापस लेने की ये लोग बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इसको वापस ले लिया जाए। एनआरसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, अगर आप और ध्यान से देखेंगे, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको आज देश में बसाने की बात कर रहे हैं। और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं देशद्रोही? जिस तरीके से सेना के ऊपर 245 मामले 2016 में, 2016 में जब से आपकी सरकार बनी है असम में, तब से लेकर अब तक 245 मामले सामने आ चुके हैं।
देशद्रोह के 245 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला लगाया जा चुका है। यह क्यों हुआ बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति देश के खिलाफ बात करेगा, जो भी व्यक्ति भारत के मतलब किसी को आपके खिलाफ बात लगाएगा, मतलब किसी को भी आपके खिलाफ बात करने की आजादी नहीं है। हमारा संविधान रोहित कहता है कि बात करने की आजादी है, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ हथियार उठाते हैं, अगर आप देश के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलेगा। लेकिन मुझे बताइए, ये 245 लोग जो असम में देशद्रोह का केस अभी झेल रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? विद्या जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि अगर वहां पे लगाया तो कानून अपना काम करेगा। इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? अगर किसी के ऊपर, कन्हैया जैसे व्यक्ति के ऊपर, उमर खालिद के ऊपर, शैला रशीद के ऊपर कार्रवाई होती है, तो तकलीफ इन जैसों को क्यों होती है? भारत की बर्बादी के नारे अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में लगते हैं तो साथ में जाकर कौन खड़ा होता है? राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आने के बाद राहुल गांधी जाके खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, जो नक्सली माओवादी प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को मारने की एक पूरी साजिश रची जा रही है, उसके बाद उनके कॉल डिटेल्स में किसके आते हैं नाम? वो दिग्विजय सिंह जी के नाम आते हैं। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप जानबूझकर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। चाहती है या नहीं तो कोई आपको धमकी देगा, मुझे धमकी देगा, ये देशद्रोह के अगर कोई आपको और मुझे जान से मारने की धमकी देगा तो क्या देशद्रोह लगा देंगे उसके खिलाफ आप? ये इस तरीके से इस कानून का इस्तेमाल होगा क्या? भाई तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये 245 लोग कौन है? 2015 तक सिर्फ 22 लोग ऐसे थे असम में जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला था। अचानक 2016 से अब तक क्या हो गया कि 245 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला लग गया? इस पर जवाब मैं आपसे लूंगा, रोहित, मैं आपसे जवाब लूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा तो इमानुल नबी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। नबी साहब, ये बताइए कि देशद्रोह का कानून अगर है तो दिक्कत क्या है? देखिए, ये जो हम डिमांड है कश्मीरी अवाम की कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस रेस्टोर होनी चाहिए, ये सारी पोजीशंस जो हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। तो अगर हम ऐसी डिमांड करते हैं कि हमारे पास प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है? इमानुल नबी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है? भारत में एक बार जिन स्टेट्स का विलय हो गया, उसके बाद तमाम राज्य उसी तरीके से हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर है हिंदुस्तान में, और ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसको अलग बनाने की कोशिश आप लोग जो कर रहे हैं, इसमें आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। अरे जनाब, जो इसके खिलाफ बोलेंगे ना वो एंटी नेशनल है। आप लोगों को डर लग रहा है ना, इसीलिए आप लोगों को डर लग रहा है कि देशद्रोह का कानून लगेगा तो हमारे खिलाफ भी कभी देशद्रोह का कानून चल सकता है। अरे जनाब, क्योंकि आप लोग वही लोग हैं, इमानुल नबी, आप लोग वही लोग हैं जो पर्दे के पीछे से खड़े होकर बोलते हैं, लोगों को उकसाते हैं और पत्थर चलवाते हैं। वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं जो इसके खिलाफ है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सुरेंद्र राजपूत, क्या ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए हटा रहे हैं आप लोग देशद्रोह और राजद्रोह का कानून? और आपको नहीं लग रहा है कि अगर देशद्रोह और राजद्रोह हटा देंगे तो ये लोग खुलेआम, जो अभी पर्दे के पीछे से बात करते हैं, खुलेआम आकर सड़क पर आपको ही धमकाएंगे कल अगर आपकी सरकार आ गई तो? देखिए, बहुत स्पष्ट एक चीज जान लीजिए, अखंड भारत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और कश्मीर में भी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके समेत भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर। नंबर 1। नंबर 2, जो राष्ट्रद्रोह का कानून है वो पूरे देश में एक डिमांड है, और उस डिमांड को लेकर कर पुनरीक्षण की बात है तो निश्चित तौर पर राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में फर्क करना पड़ेगा। जब आप हथियार उठा करके राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो कोई भी हो, वो मैं हूं या विद्यानाथ जी आप हो, हमें जीने का हक नहीं, सरकार उनको फांसी दे दे। बहुत स्पष्ट बताऊं, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को, अपनी बात करने को, अगर रोहित चहल साहब जैसे लोग हमें राष्ट्रद्रोही कहते हैं तो रोहित चहल साहब को यह याद रहना चाहिए कि ये लोग उन अंग्रेजों के मानस पुत्रों के मानस पुत्र हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हमेशा मिलकर के गद्दारी की और हमारे देश के स्वाभिमानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी की है। फिर मैं 1954 की बात करूंगा, 1962 की बात करूंगा, तो सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और संघ के लोगों ने हमारे आजादी के बाकुरों पर लगवाए। सर, मैं पूछूं आपसे, सुरेंद्र राजपूत जी, 1954 में गरीबी के खिलाफ एक व्यक्ति आवाज उठाता है, नेहरू जी की सरकार थी सर, आपकी सरकार थी, 1954 में एक व्यक्ति गरीबी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, देशद्रोह का मामला लगा देते हैं। 1962 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, देशद्रोह का मामला लगा देते हैं। सर, आप भी वैसे ही है जैसे बीजेपी है, बस दिक्कत यह है कि अभी आप सत्ता में नहीं है। विद्या जी सुन लीजिए, मैं
मैं दोनों चीजें बताता हूं। जवाब हमेशा सत्ता को देने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो चाहे वो किसी और पार्टी की सत्ता हो, अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उसका उतना ही विरोध करना चाहिए जितना सुरेंद्र राजपूत और विद्यानाथ इस वक्त कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने गलती की है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी उस गलती का एहसास होना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। नंबर 1, हम तो आपको पिछले 5 सालों के प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं कि अरुणाचल में आपसा आप क्यों हटाए भाई, मेघालय में आपसा क्यों हटाए, आप देशद्रोही हैं। मणिपुर में आप आपसा हटाए, देशद्रोही हैं। पीडीपी के साथ जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बनाते हैं तब आप देशद्रोही हैं, उसमें आप 370 आपसा सारा हटाने की बात करते हैं। थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं रोहित से जवाब देता हूं ना आपके सवालों का। रोहित, आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए, बहुत वक्त बचा नहीं है। टू द पॉइंट जवाब दीजिए कि आखिर एक स्टेट में आप वही कानून हटाते हैं, दूसरे स्टेट में वही कानून लगाते हैं, ये क्या बात हुई भाई? विद्या जी, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा, आपने जो सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिएगा। आपने कहा देशद्रोह की बात करी, आपने बिल्कुल इसी पे जवाब दे रहा। आप सुन लीजिए। अब मंगल ग्रह पे मैं आपको राहुल गांधी जी ढूंढने जाएंगे, रुकिएगा। आपको याद होगा, मैं आपको तारीख बताता हूं, 25 साल का एक कार्टूनिस्ट था असीम त्रिवेदी, 2011 के अंदर उसने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। एक कार्टूनिस्ट ने अगर कार्टून बनाया, अरे सुन लीजिए भैया, कार्टून के ऊपर कार्टून बनाया गया तो उसको तकलीफ जायज है, सुन लीजिए। अब आप उसके ऊपर एक कार्टून भेजेंगे हम लोग, आंदोलन किया था जिनको गुजरात हाई कोर्ट ने किया। देखिए एक बात, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, सच है, थोड़ा कड़वा लगेगा। कुंडराकुलम के अंदर परेशान मत होइए, उनको भेजेंगे, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनको 7,000 गांव वालों के ऊपर एक साथ देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। 7,000 गांव वालों के ऊपर एक साथ कांग्रेस की पार्टी ने देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। देखिए, आज सुरेंद्र राजपूत जी का दर्द जायज है, ये वही लोग हैं जो सेना आप चाहते हैं कि गलत कानून रहे। इसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस ने गलती की थी तो कानून का पुनरीक्षण होना चाहिए। आप चाहते हैं सैनिक पे ऊपर हमले होते रहे, आप चाहते हैं कि सेना के ऊपर आतंकवादी गलत तरीके से कांग्रेस सरकार लगाते रहे या उनके ऊपर कानून लगाते रहे। इतना ही नहीं, आपके नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं, अरे पेड़ गिराने गए थे हमारे सैनिक। तो विद्यानाथ जी, सेना के बारे में कुछ लगना चाहिए इंदिरा गांधी के ऊपर, पहला स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगना चाहिए था, जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, हजारों लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगाए। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, लोकतंत्र का थोड़ा छोटा इमरजेंसी लगा के सच जो है सेना के शौर्य और पराक्रम के पीछे जो छुपे हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा लगाने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लिया। जिसने कहा कि जो सेना के अध्यक्ष है वो सड़क छाप, ठीक है रोहित, आपने बहुत सारे मामले की बात की। हम तो तैयार, आपकी बात समझ में आ गई। एक सेकंड रोहित, अब रोहित प्लीज, जो सेना प्लीज रोहित शांत हो जाइए भाई। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे आपने गिनवा दिए हैं। अब एक सेकंड रुकिए रोहित, रुक जाइए रोहित चहल, एक सेकंड रुकिए। अब आपने रोहित चहल इतने सारे मुद्दे, इतने सारे केसेस गिनवा दिए हैं, तो फिर तो अच्छी बात है ना कि कांग्रेस कह रही है कि इस कानून को हटा ही देते हैं, क्योंकि भाई इसका इस्तेमाल तो आप रहे सरकार में या कोई और पार्टी रहे, कांग्रेस रहे या कोई और पार्टी रहे, वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, तो हटा दीजिए। फिर दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? है ना कि जो हमारी सेना है उसके हाथ बांध दिए जाए और अलगाववादी आतंकवादी जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर आर्मी के ऊपर हमले करते रहे, पत्थर मारते रहे, और आर्मी अगर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी तो तकलीफ कांग्रेस पार्टी। आप दोनों आप रुक जाइए। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण के लिए वोटों की खातिर, मुस्लिम वोटों की खातिर किसी भी हद तक सकती है। इनामुल नबी खुश बहुत होंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र से। आप लोग खुश तो बहुत होंगे आज आप लोग, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी है आतंकवाद के साथ, अलगाववादियों के साथ, नक्सलवादियों के साथ बात करने के लिए। जी बोलिए जी, बात रखने का मौका दे दीजिए। हाँ देखिए, कांग्रेस की आप बात ही मत कर लीजिए। हमें अगर कांग्रेस पर यकीन होता तो आज हम खुशी से मर जाते। ये जोकरों की टीम है कांग्रेस, हम इनको सीरियस लेते नहीं, क्योंकि बर्बादी की जड़ जो भी जम्मू कश्मीर में आज हालात है उसकी जड़ जो है वो कांग्रेस की बनी हुई है, दी हुई है। मुसीबतें जो आज कश्मीरी झेल रहे हैं, चाहे वो सेना है चाहे वो आम नागरिक है, वो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की गलतियों की वजह से हम लोग शिकार हो रहे हैं। लिहाजा मैंने इसलिए, वही बात बीजेपी की, आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछ रहे थे, जब इन्होंने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई तब तो ये भूल गए एक विधान एक प्रधान एक निशान, तब तो ये एंजॉय कर रहे थे 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान।
तो अगर आज हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मांग रहे हैं, हम आईन से बाहर कोई तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग देशद्रोह का काम करें, आप लोग देशद्रोह का काम करें। कोविंद है, प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी है, और आपको इसी भारत के अंदर रहना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान से इतनी प्यार है तो पाकिस्तान जा सकते हैं। इस देश में जो है एक ही ध्वज चलेगा। आज वक्त इतना ही है, आज वक्त इतना ही। रोहित, पाकिस्तान जाए, इमानुल नबी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित आपका भी, सुरेंद्र आपका भी, और रितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।